हेलो गाइस। तो लास्ट पार्ट इस तरह से स्टार्ट होता है कि सौरा और उसकी मम्मी अब नानी के पास बैठे हुए होते हैं। अब उसकी मॉम अपनी मामा से माफ़ी मांगती हैं और यहाँ पर सौरा भी उनसे सॉरी करने लगती है और कहती है मैं इसलिए सॉरी कर रही हूँ कि मैं टोक्यो गई और आपसे मिलने के लिए वापस भी नहीं आई। नानी हैरान थी कि बेटी भी बिल्कुल अपनी मामा जैसी निकली है और अब वो भी फैशन डिजाइनिंग के लिए टोक्यो जा रही है। यहाँ पर नानी आती है और सौरा को कुछ दिखाती हैं। एक्चुअली उसकी मम्मी उसे हमेशा बर्थडे पर कोई ना कोई गिफ्ट भेजा करती थी जो कि नानी छुपा लेती थी ताकि सौरा को वो देखकर दुख ना हो। अब सौरा को रियलाइज होता है कि एक्चुअली उसकी मम्मी उससे प्यार करती थी लेकिन अपने पैशन के पीछे वो इतनी दीवानी हो गई थी कि उसे छोड़कर चली गई। लेकिन इस बात का गिल्ट उन्हें हमेशा रहा। उन दोनों ने अपना लास्ट डे एक फील्ड में गुजारा था और इस फील्ड को अगर फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका नाम कॉल्जा बनता था। सौरा ये बात समझ गई थी कि उसकी मम्मी ने उसी के ही प्यार में अपने ब्रांड का नाम कॉल्जा रखा है। उसके बाद हमें हाजुकी को दिखाते हैं जो एक दफा सेरा के ऑफिस में आया हुआ होता है। सेरा को मिलता है और उससे कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी और ओतो की डेट बहुत अच्छी जा रही होगी। और यहीं उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि एक दिन सौरा यहाँ पर आई थी और उसने तुम दोनों को हक करते देखा था, तभी तो वो तुम्हारे और ओतो के रास्ते से हट गई थी। उधर सौरा ने भी अपनी पैकिंग पूरी तरह से रेडी कर ली थी और अब उसने कल चले जाना था। यहाँ पर आंटी से वो मिलती है और उनका बहुत सारा थैंक्स भी करती है क्योंकि टोक्यो में अगर किसी ने उन्हें सहारा दिया था तो वो आंटी ही थी। अब नेक्स्ट डे सेरा की रिकॉर्डिंग थी और यहाँ पर वो ओतो के पास आती है और उसे बताती है कि आज तुम एयरपोर्ट पर उसे मिलने के लिए ज़रूर जाना और उसे सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देती है। कहती है कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ही ये झूठ बोला था कि सौरा और हाजुकी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और मुझे कल ही हाजुकी के थ्रू ये बात भी पता चली है कि एक्चुअली सौरा ने हम दोनों को देखा था और मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कि जैसे तुम मुझे लाइक करते और उससे बेवफाई की है, इसी वजह से वो तुमसे दूर हो गई थी। अब वो तो कहा आज उसे मिलने जाना, ये सारी कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी था ताकि वो जाने से पहले एक क्लियर माइंड के साथ जाए। लेकिन एंड टाइम पर मैनेजर आती है और कहती है कि उनकी जो रिकॉर्डिंग थी उसमें कुछ गड़बड़ है, उन्हें दोबारा से करनी पड़ेगी और अगर अभी ना की तो फिर उनका न्यू सॉन्ग बहुत लेट हो जाएगा। अब वो तो कहता है प्रोफेशन सबसे पहले है, इसीलिए हम काम पर तवज्जो देंगे, ये सब बाद में भी हो सकता है और शायद अभी किस्मत में ये लिखा भी नहीं है। उधर सौरा को कुछ लोग एयरपोर्ट पर सी ऑफ भी करने के लिए आते हैं लेकिन उनमें ओतो नहीं था। लेकिन ओतो ने एक लेटर भेजा था आंटी के थ्रू सौरा के लिए। सौरा बहुत बेचैन थी कि इस लेटर में क्या लिखा है। वो उस लेटर को साइड पर बैठकर पढ़ने लगती है लेकिन इसमें क्या था ये हमें अभी नहीं दिखाते। और उधर ओतो बेचारा अपनी रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद बहुत सारे एरोप्लेन्स को देख रहा होता है कि इनमें से कौन सा होगा जिसमें बैठकर सौरा उससे बहुत दूर चली गई है। अब इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। दिखाते हैं कि सौरा जापान में वापस आ गई है, उसके पास बहुत सारी ट्रॉफीज और अवार्ड्स भी हैं। लेकिन अब की बारी वो टोक्यो नहीं आई बल्कि अपने होमलैंड में रहती है, उसी स्मॉल टाउन में। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली पेरिस में उसने बहुत अच्छा काम किया था और वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज भी करके आई है, लेकिन इसका पेरिस के फैशन में और वहाँ की तेज लाइफ में मन नहीं लगता था। यह हर वक्त अपने नए थीम और नए कलेक्शन की टेंशन में पड़ी रहती थी, इसलिए अब उसकी मामा ने उसे शांति करने के लिए यहाँ पर भेज दिया है। मिस्टर क्वान भी उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से अपने टैलेंट को जाया ना करो। सौरा कहती है कि कुछ लोग लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं और कुछ फाइट करने के लिए, मैं लगता है एंजॉय करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर क्वान उसे समझाते हैं कि जिस तरह का टैलेंट तुम्हारे पास है ये गॉड का गिफ्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम फाइट भी करो और साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करो। उधर हमें ओतो और सैरा को दिखाते हैं, उनका बैंड बहुत अच्छा जा रहा था और आज वो एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। वो अपनी कॉन्सर्ट्स की चेन करने के लिए एक स्टेट में जा रहे थे और यही बात वो न्यूज में ब्रीफ कर रहे होते हैं कि सौरभ ये सब सुनती है और एक्चुअली वो लोग उसी की स्टेट में आने वाले थे। इतने में उसे सैरा की कॉल भी आती है और अब सैरा उससे कहती है कि इतने सालों बाद मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे गिल्ट फील हो रहा है। एक्चुअली मैंने ही ओतो को उस दिन झूठ बोला था कि तुम और हाजुकी एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वो उससे बहुत सॉरी भी करती है कि मैं जेलसी में आ गई थी और अब तुम दोनों की सारी कंफ्यूजन्स क्लियर कराना चाहती हूँ। लेकिन सौरा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और ये बात बहुत पुरानी हो गई है, अब इसे क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद सौरा हमेशा बस ओतो की और सारा की फ़ोटो को देखती रहती थी। उसको लगता था कि जैसे वही मेड फॉर ईच अदर हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली नानी को एलिवेटर भी मिल चुकी थी जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर और अपनी डॉटर ने मिलकर दिलाई थी। इतने में सौरा को घर पर पार्सल मिलता है और वो पार्सल ओतो की तरफ से था। वो उसी के शहर में ही एक कॉन्सर्ट करने आ रहा था जिसके लिए उसने उसे टिकट भेजी थी। ओतो भी याद कर रहा होता है कि यही वो शहर था जहाँ पर उसकी पहली दफ़ा सौरा से मुलाकात हुई थी, उनकी टक्कर हुई थी और उनके ईयरफोन्स भी एक्सचेंज हुए थे।
अब कॉन्सर्ट एंजॉय करने के बाद सौरा को पता चलता है कि ओतो ने उसको बैक स्टेज बुलाया है, वो उससे मिलना चाहता है, कुछ स्पेशल बात करना चाहता है। लेकिन सौरा इतनी घबराती है कि फौरन वहाँ से चली जाती है। ओतो को ये बात पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है। वो फौरन से सौरा को मैसेज करता है और उसे रोकता है, कहता है कि प्लीज़ आना, मैंने तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। और फाइनली वो उसे किसी तरह कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि मुझे एक पॉइंट पर रात को 11 बजे मिलो। और वो कौन सी जगह थी ये वो पढ़ सकती उससे पहले ही सौरा की बैटरी डेड हो जाती है। जबकि उधर ओतो को उसके अपने स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं जिन्होंने कॉन्सर्ट अरेंज कराया था। वो उसके साथ बैठकर बातें करना चाहते थे, ड्रिंक करना चाहते थे। अब सौरा को एकदम क्लिक होता है कि शायद इसने उसी जगह मिलने के लिए बुलाया है जहाँ पर हम दोनों के ईयरफोन्स एक्सचेंज हुए थे। वो रात के इस समय सर्दी में दौड़ती हुई भागती हुई उसी जगह पर जाने लगती है, जबकि वो तो अपने स्पॉन्सर्स के बीच फंसा हुआ था। लेकिन आज के दिन उसकी मैनेजर उसे किसी तरह से आज़ादी दे ही देती है और कहती है कि जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। अब सौरा उसी सड़क पर उसी सिग्नल पर खड़ी होकर उसका वेट करने लगती है, लेकिन 11 कब के बज चुके थे और वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता था कि एक दफा फिर से वो तो उसे निराश कर देगा। लेकिन वो तो बेचारा वो भागता हुआ किसी न किसी तरह टाइम पर पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लेट हो गया था। जब तक वो आता है सौरा वहां से जा चुकी थी। उसने आधा घंटा उसका वेट किया था। लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े अचानक उसे उसका स्कार्फ दिखाई देता है जो वो लेकर पीछे की तरफ भागता है। और फिर एक जगह फाइनली उसे सौरा दिखाई दे जाती है। वो उसे आवाज देता है, बुलाता है और उससे और इंतजार नहीं हो सक रहा था तो वहीं पर ही खड़ा होकर उसे कहने लगता है कि तुमसे जो पहली मुलाकात हुई थी वो मैं आज तक नहीं भूला और तब से लेकर अब तक मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता हूँ और अभी भी करता रहूंगा। और फिर इतने में सिग्नल ग्रीन हो जाता है। अब सौरा भी दौड़ती हुई आती है और आकर उसे हक कर लेती है। अब वो भी उसे आई लव यू टू बोलती है और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर वो तो कहता है कि बहुत समय हमने ज़ाया कर लिया, लेकिन अब इसके बाद मैं और कोई भी टाइम तुम्हारे बगैर नहीं गुजारना चाहता, इसलिए लेट्स बी टुगेदर। और फिर लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ओतो और सौरा दोनों आंटी के घर पर आए हुए हैं। ईयरफोन्स लगाकर वो वही वाला गाना सुनते हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना था। एक्चुअली उस एनवेलप में ओतो ने उसको ईयरफोन ही भेजा था और साथ में एक लेटर भी था जिसमें उसने सौरा को यही कहा था कि जब हम दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे और जमाने से लड़ सकेंगे तभी हम एक दूसरे से वापस मिलेंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज सौरा उसकी इस शायरी पर और इस तरह की फिलॉसफी वाली बातों पर उसका काफ़ी मजाक उड़ा रही होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।